नमस्कार, मैं दीनानाथ। आज हम बातचीत करते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी कफन पर। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का विषय बहुत ही गंभीर, तर्कपूर्ण, तथ्यपूर्ण, चिंतनपरक और चुनौतीपूर्ण भी है। इसमें हम हिंदी साहित्य के सबसे चर्चित कथाकार मुंशी प्रेमचंद और उनकी सबसे चर्चित कहानी कफन का गहराई से विश्लेषण तथ्यों और सबूतों के साथ करेंगे, जिसका संदर्भ होगा दलित दृष्टि और उसका सामाजिक यथार्थ। यह चर्चा केवल साहित्यिक विवेचना ही नहीं होगी, बल्कि हमारे समाज की परतों को समझने की भी एक कोशिश है। क्योंकि समाज जिस रूप में बदलता है, उसी के अनुरूप उसमें बनते और बिगड़ते विचार भी बनते जुड़ते चले जाते हैं। और साहित्य, विशेष तौर से कथा साहित्य, समाज के उन बदलावों को एक आईने के रूप में पेश करता है। भारत में स्वतंत्रता से पहले भी हम सब जानते हैं कि गैर दलितों द्वारा दलित विषयक लेखन किया जा रहा था। प्रोफेसर वीर भरत तरवार इस बात पर सहमत है कि 1924 में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दलित मुक्ति के प्रश्न को राष्ट्रीय मुद्दा बनाए जाने के बाद ही गांधी जी प्रेरित होते हैं। और वो तो कहते हैं कि बाध्य होकर उन्होंने अछूतोद्धार आंदोलन चलाया। उनकी पत्रिकाओं में तभी से हम अछूतों की पीड़ा, उनके गैर दलितों द्वारा किए गए शोषण और समाज सुधार की खबरें देख सकते हैं। यद्यपि डॉक्टर अंबेडकर ने जो 1924 में बहिष्कृत हितकारी सभा गठित की थी, उसके पहले यानी 1920-22 से ही स्वामी अच्युतानंद हरिहर ये आदि हिंदू आंदोलन के रूप में इसकी पृष्ठभूमि तैयार कर चुके थे। गांधी जी इन आंदोलनों से प्रभावित होते हैं और गांधी जी से प्रभावित होकर के मुल्कराज आनंद ने द अनटचेबल्स नामक प्रसिद्ध उपन्यास भी लिखा। और साहित्य में गांधी जी से प्रभावित होते हैं मुंशी प्रेमचंद, जो दलित पात्रों को अपनी कथा वस्तु का, अपनी विषय वस्तु का आधार बनाते हैं। हिंदी साहित्य में अगर हम देखें तो दलितों में सबसे पहले स्वामी अच्युतानंद हरिहर दलित समस्या को, दलित प्रश्नों को लेकर के आते हैं, और गैर दलितों में मुंशी प्रेमचंद आते हैं। प्रेमचंद अपनी कहानियों और उपन्यासों में दलित पात्रों को, उनके उपेक्षित जीवन को और दुष्ट समाज द्वारा हो रही अमानवीय घटनाओं को खूब जगह देते हैं। हम सबने रंगभूमि पढ़ी है, कायाकल्प, कर्मभूमि, गोदान जो उनके प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं। इसके अलावा जो उनकी प्रसिद्ध कहानियां रही हैं, कफन, सदगति, ठाकुर का कुआं, दूध का दाम, मंदिर, घास वाली इत्यादि, इन सब में ये सब कहानियां और सब उपन्यास दलित शोषण के दस्तावेज माने जाते हैं। मित्रों, साहित्य समाज का दर्पण होता है। जब जब समाज में आंदोलन, उसके द्वारा किए गए विरोध, प्रतिरोध, जो परिवर्तन होते हैं, है ना, ये सारी चीजों का प्रभाव साहित्य में दिखाई पड़ता है। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि दर्पण के भी कई रूप होते हैं। किसी में तस्वीर छोटी दिखती है, किसी में बड़ी दिखती है, किसी में चौड़ी दिखती है, किसी में पतली दिखती है, किसी में सामान्य भी दिखती है। आजकल तो मोबाइल द्वारा ब्यूटी प्लस का उपयोग किया जा रहा है तस्वीरों को निखारने के लिए। खैर, भारतीय समाज में दलित सुधार और दलित मुक्ति आंदोलन की गूंज ने कथा साहित्य में नए प्रश्न खड़े किए। इसमें सिर्फ दूसरों द्वारा दलित पात्रों का चित्रण ही नहीं हुआ, बल्कि दलितों द्वारा स्वयं अपनी व्यथा की अभिव्यक्ति की शुरुआत भी होने लगी जब दलितों ने लिखना शुरू किया। और इस शुरुआत को विकासोन्मुख भारत की क्रांतिकारी घटना मानी जानी चाहिए। हम सब जानते हैं कि गैर दलितों में संभवतः प्रेमचंद ही पहले लेखक थे, जिन्होंने
उच्च वर्गों द्वारा दलितों के किए गए शोषण को अपनी लेखनी का मुख्य आधार बनाया। कफन कहानी में उन्होंने चमारों यानी दलित समुदाय की व्यथा का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। लेकिन जब से यह कहानी लिखी गई, या हम कहें कि जब से दलित साहित्य के लेखन की शुरुआत हुई, चर्चा परिचर्चा के दौरान हम पाते हैं कि अब प्रश्न भी खड़े होते हैं। मैंने इसी कहानी को लेकर के सबसे ज्यादा प्रश्न खड़े होते हैं। भाई, पहला सवाल ये उठता है कि प्रेमचंद ने अपनी मैक्सिमम कहानियों में सिर्फ चमार पात्रों को ही क्यों इतना ज्यादा रखा? चमारों, दलितों में चमारों के अलावा भी तो और जातियां थी। दूसरा सवाल यह बनता है कि गैर दलित यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ या अन्य पात्रों को लेकर के इस तरह की मर्मस्पर्शी कहानियां क्यों नहीं लिखी गई? भाई, गरीब, नकारा, शराबी, कबाबी तो हर जाति और हर वर्ग में मिल जाते हैं। कहाँ नहीं मिलते हैं? सब जगह मिल जाते हैं। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी कहानियां अगर आप पढ़ें तो क्या उनके चित्रण दलितों की असली दशा, उनकी मनोदशा या उनकी वास्तविक वेदना का बयान कर पाते हैं, या फिर वे सिर्फ उनकी नकारात्मक छवि ही गढ़ने में मशगूल रहते हैं? इसीलिए कुछ गैर दलित आलोचक इसे वर्गीय चरित्र की कहानी कहते नहीं थकते, जो कि वर्गीय चरित्र यहाँ पे है ही नहीं इस कहानी में। वैसे भी हम देखें तो भारत में जातियों के ही वर्ग बनते हैं, उनके संगठन बनते हैं। जातियों के नाम पे भारत में तमाम संगठनों के नाम आपको दिख जाएंगे, गिनाने की जरूरत नहीं है। जब किसी जाति विशेष की बात चलती है तो विवेचना में उस जाति को केंद्र में रखना ही पड़ता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उस समाज के साथ न्याय नहीं हो पाएगा, उस कहानी के साथ न्याय नहीं किया जा सकता। जैसे घोड़े की कहानी अगर कही जा रही है तो दिमाग में तो घोड़ा ही चलेगा, अन्य जानवरों से उसका सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। कफन कहानी के प्रमुख पात्र घीसू और माधव हैं, जिन्हें बार बार कामचोर, निकम्मा और अमानवीय दिखाया जा रहा है। यदि पूर्वग्रह से मुक्त होकर के देखा जाए तो इस कहानी में सिर्फ पात्र ही नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले की नकारात्मक छवि पेश की गई है। जब कहा जा रहा है कि चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम, तो यहाँ दलित आलोचकों की आपत्ति जायज है। उनका मानना है कि प्रेमचंद चमारों का कुनबा कहने की जगह घीसू और माधव का भी तो कुनबा कह सकते थे, लिख सकते थे। इसे हम किसान आंदोलन के उदाहरण से समझे। अभी सरकार ने किसानों के लिए 3 कानून बनाए उनके वेलफेयर के लिए, लेकिन हुआ क्या? किसानों ने अंततः उसे काला कानून सिद्ध कर दिया। भाई, जिसके लिए जो चीजें बन रही हैं, यदि जिसके लिए कोई चीज बन रही है, असली समीक्षा तो वही करेगा ना। इसलिए जिस समाज के संदर्भ में कोई बात कही जा रही है उसका वास्तविक मूल्यांकन वही समाज कर सकता है। प्रेमचंद एक बड़े रचनाकार थे। यदि उनके जैसा बड़ा कलाकार जानबूझ करके इस तरह की जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग बार बार कर रहा है तो जरूर इसके पीछे कोई न कोई बड़ा कारण रहा होगा। इसलिए गलत बात को डिफेंड करने के बजाय उसके पीछे छिपे कारणों की तह में जाना होगा। और प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर धर्मवीर ने इन कारणों की पड़ताल की है, जिसे उनकी बहुचर्चित पुस्तक प्रेमचंद की नीले आंखें में देखा जा सकता है। उसमें इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। प्रेमचंद के अनुसार घीसू और माधव कामचोर चमार हैं, लेकिन उनका कामचोर होना किस व्यवस्था की देन है इसका कहीं जिक्र नहीं उस कहानी में। क्या भूमिहीन कृषि मजदूर अपने आप कामचोर होते हैं, या वे किसी रची गई व्यवस्था की देन है, उसके कारण होते हैं? इस कहानी में चमार, घीसू और माधव को कामचोर बनाने वाली उस व्यवस्था का कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता है। डॉक्टर धर्मवीर का
सामंत का मुंशी नामक पुस्तक में स्पष्ट कहना है कि घीसू और माधव की स्थिति अमानवीय व्यवस्था की उपज है। उनका शोषित होना अर्थशास्त्र और समाज की जड़ता का परिणाम था, न कि किसी आंतरिक दोष का। प्रसिद्ध आलोचक ओम प्रकाश वाल्मीकि भी इसे एक जगह स्पष्ट करते हुए कहते हैं, इसको मैं पढ़ना चाहता हूं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि भारतीय समाज व्यवस्था ने दलितों के प्रति जो साजिशें रची, शोषण के जो हथकंडे इस्तेमाल किए, उसने हजारों साल में दलितों को जर्जर कर दिया। उसकी दीनहीन स्थितियों की निर्मिति इसी व्यवस्था की देन है, लेकिन इस व्यवस्था के समर्थक आज भी इसका जिम्मेदार दलितों को ही मानते हैं। उनके भीतर जो हीनता बोध भरा हुआ है वह एक दिन में पैदा नहीं हुआ है। कोई भी धर्मशास्त्र उठाकर देख लीजिए, कोई भी स्मृति, संहिता, पुराण उठाकर देखिए, दलितों के प्रति दुर्भावनाओं, घृणा, प्रताड़ना के तमाम तत्व वहां मौजूद मिलेंगे। लेकिन घीसू माधव के स्थिति के लिए उस गांव की सामाजिक व्यवस्थाएं जिम्मेदार हैं, इसका कहीं उल्लेख तो छोड़िए, संकेत भी नहीं दिखाई पड़ता। इस तरह से देखा जाए तो चमार एक मार्शल कौम है, वह ऑलराउंडर होती है। गांव में वह हर पेशे के साथ जुड़ी हुई देखी जा सकती है। उसके दार्शनिकों में रैदास ने तो श्रम को ईश्वर का दर्जा दिया है, इसलिए उसके लिए कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। रोटी की समस्या तो चमारों के लिए कभी समस्या ही नहीं रही। चमार जाति आप देखेंगे तो जूता बना लेगी, हलवाही कर लेगी, भट्ठे पर काम कर लेगी, ईंट गारा कर लेगी, है? और कबीर के शब्दों में अगर कहे तो उसके लिए मांगन मरण समान है, यानी वह भीख नहीं मांगती। W.C. ब्रिक्स ने अपने प्रसिद्ध शोध द चमार्स में इनकी लगभग 1150 उपजातियों का विस्तार से उल्लेख किया है। इसे पढ़ना चाहिए सभी को, तब चमारों की परंपरा, असली परंपरा समझ में आएगी। इनकी परंपरा में आने वाले संतों, गुरुओं और महापुरुषों और जो रचनाकार हैं, उनकी लेखनी में इनके स्वाभिमान को देखा जा सकता है। खैर, कहानी में बुधिया है जो मेहनत कश और व्यवहार कुशल महिला है, लेकिन प्रसव पीड़ा में मर जाती है, वह भी पूरी तरह से अकेले। यहां भी एक बड़ा सवाल उठता है कि जब चमारों का कुनबा है, जैसा कि प्रेमचंद खुद लिख रहे हैं कि चमारों का कुनबा था, तो क्या गांव के लोग इतने असंवेदनशील और निर्दयी होते हैं कि किसी के दुख दर्द में या प्रसव जैसी अवस्था में, प्रसव की पीड़ा में, अगर हम मान लेते हैं कि पुरुष नहीं जाते हैं तो महिलाएं भी नहीं जाएंगी? सवाल उठता है। हमने देखा कि किसी भी समाजशास्त्री ने भारतीय गांव का, या खुद महात्मा गांधी ने भी भारतीय गांव का इस तरह से वर्णन नहीं किया है जैसा इस कहानी में दिखाया गया है। गांव, प्रसिद्ध आलोचक सूर्य प्रकाश दीक्षित ने इस कहानी की विरोधाभासों की ओर संकेत करते हुए कहा है, एक जगह कह रहे हैं कि अवध की ग्रामीण व्यवस्था में कोई स्त्री एकाकी प्रसव नहीं करती। मृतक के घरवाले स्वयं कफन खरीदने नहीं जाते। कितना भी पतित क्यों न हो, कफन के पैसे से शराब, कबाब यानी मौज मस्ती मारते हजारों लाखों में शायद कोई एकाध नरपशु देखा गया हो। कहानी सर्वमान्य चरित्रों को लेकर बनती है, अपवादों को लेकर नहीं। प्रेमचंद ने इस कहानी में अतिरंजित यथार्थ प्रस्तुत किया है, इसमें कोई समाधान नहीं है। यदि है तो हताशा का संदेश, जो प्रेमचंद के आदर्शोन्मुख यथार्थ के नितांत विपरीत है। और हताशा और निराशा का संदेश देने वाली कहानी, इस तरह की कहानियां लिखने के पीछे लेखकों के मंतव्य छिपे होते हैं, और जिसे दलित लेखकों ने पहचाना।
1911 की जनगणना में अंग्रेजों ने दलित संस्कृति को हिंदी संस्कृति से अलग होने के जो प्रमाण दिए थे, उनमें यह भी था कि दलित समाज के लोग अपने मुर्दे जलाते नहीं बल्कि गाड़ते हैं। संस्कृति का इधर प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण अब उनके मुर्दे जलाए भी जाने लगे हैं। लेकिन आज भी गांव में दलितों द्वारा मुर्दे गाड़ने की प्रथा या प्रचलन आप देख सकते हैं। गोदान में एक जगह उदाहरण है, जब झुनिया लखनऊ में होती है और प्रसव वेदना में होती है, तो उस मोहल्ले की एक अनजान महिला चुहिया उसकी मदद करने आ जाती है। वहां तो प्रेमचंद स्त्री धर्म की संवेदना दिखाते हैं, पर कफन में जो चित्रण किया गया है वो बड़ा ही अस्वाभाविक और आधारहीन दिखाई पड़ता है। ऐसा नहीं है कि शहरी जीवन में सहायता करने वाली आ जाती है और गांव में कोई सहायता करने वाली आए ही नहीं। ये तो बिल्कुल विरोधाभासी लगता है, विपरीत लगती है चीजें। गांव की संस्कृति में दलित तो क्या, हर जात में ऐसा देखा जाता है कि प्रसव के महीने भर पहले से ही आसपास की महिलाएं उसकी निगरानी करती रहती हैं। इतना ही नहीं, उसकी देख रेख के लिए रिश्तेदारी से किसी न किसी महिला को बुला लिया जाता है। लेकिन इस कहानी में इस तरह जो सहयोगी ग्रामीण संस्कृति है, उसका कहीं कोई चिन्ह ही नहीं मिलता। कफन में घीसू और माधव द्वारा कफन खरीदे जाने का वर्णन भी बड़ा ही अस्वाभाविक जान पड़ता है, क्योंकि ग्रामीण संस्कृति में या शहरी संस्कृति में भी जिसके घर मृत्यु हो जाती है, उसके जो मुखिया लोग होते हैं, उसके घर के लोग होते हैं, वे कफन खरीदने नहीं जाते हैं, बल्कि उनके परिदार जाते हैं, उनके नातेदार रिश्तेदार जाते हैं, खास तौर से उनके जो खास लोग होते हैं वो जाते हैं। लेकिन कहानी में घीसू और माधव चले जा रहे हैं। कफन कहानी में गांव का एक जमींदार है, जिसे भूमिचोर कहने की जगह दयाल बताया जा रहा है। क्या इसीलिए दयाल बताया जा रहा है कि वह घीसू और माधव को कफन के लिए 2 पैसे फेंक देता है? भाई, इस तरह के चित्रण से क्या समझ में आता है? इस तरह के चित्रण से तो ही भाव प्रतीत होगा ना कि शोषकों का चेहरा बड़ा ही मानवीय है और दलित पात्र, उनका पूरा समाज पशुतुल्य बना दिया जा रहा है, अमानवीय बना दिया जा रहा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा इस तरह के अमानवीय और नकारात्मक चित्रण पर आपत्ति दर्ज करते हुए एक जगह कहते हैं कि रामविलास जी कह रहे हैं कि दरिद्र शूद्र ही नहीं ब्राह्मण भी होता है। क्या स्थिति बनती अगर कफन के पैसे से दारू और पूड़ी खाने पीने वाले शूद्र नहीं ब्राह्मण बाप बेटे होते? यह स्थिति प्रेमचंद को स्वीकार नहीं हो सकती थी। बहू के कफन की दारू वे ब्राह्मण बाप बेटे को नहीं पिला सकते थे, क्योंकि प्रेमचंद की मानसिकता के अनुसार हिंदू 2 तरह के रहे, शुद्ध पवित्र सवर्ण और अशुद्ध गंदे शुद्ध। इस तरह हम देखते हैं कि रामविलास जी अनजाने में ही सही दलित और गैर दलित के 2 स्वतंत्र वर्ग को स्वीकार कर रहे हैं, और यहां वर्ग और वर्ण दोनों स्तर पर पूर्वाग्रह को यह कहानी सामने रखती है। प्रेमचंद द्वारा कफन में बार बार जातिवाचक और अपमानजनक शब्दावली का प्रयोग किए जाने पर रत्न कुमार सांभरिया ने प्रेमचंद पर दलितों के प्रति उनके मन में घृणा भाव होने का आरोप लगाया है। गोदान से उदाहरण देते हुए वे कहते हैं कि उनके गोदान उपन्यास में 31 बार चमार, चमारिन, चमारिया जैसे न्यून शब्द प्रयुक्त हुए हैं। यथा चमारिन से उसकी आसनाई हो गई, चमारिन को घर में बंद करके पिटवाया, गौरी महतो एक चमारिन से फंसे थे, लोग चमारिनों पर गिद्ध की तरह टूटते हैं, वह सिल्लो चमारिन से गले मिलने में अपना अपमान समझती है,
जो धर्म निभाए वही ब्राह्मण है, और जो धर्म से मुंह मोड़े वही चमार है। ध्यान रहे कि गोदान और कफन दोनों का रचना काल एक है। तो चिंताजनक और आपत्तिजनक बात यह है कि ये सारे वाक्य जिसे रत्न कुमार सांभरिया ने कोट किया था, वो उपन्यास में किसी पात्र द्वारा नहीं कहे जा रहे हैं, बल्कि उपन्यासकार द्वारा कहे जा रहे हैं, जो चमारों की नकारात्मक छवि गढ़ने में योगदान कर रहे हैं। दलित लेखकों द्वारा यह प्रश्न उठाना स्वाभाविक है कि क्या प्रेमचंद के दलित पात्र केवल इसलिए नकारात्मक हैं कि वे चमार हैं? ये प्रश्न बार बार उठाए जा रहे हैं। सिर्फ पात्रों का चुनाव ही सवाल नहीं है, इस कहानी में तो पूरे कथानक में दिखाई गई सामाजिक संरचना की छाया ही ऐसी बनी है कि जिसे सवर्ण संवेदना श्रेष्ठ और दलित अस्तित्वहीन और नीच माना जाए। दलित साहित्य के आगमन के बाद प्रेमचंद की कथाओं की संवेदनशीलता और श्रेष्ठता पर खूब सवाल उठने शुरू हुए हैं। मनोज सोनकर इस कहानी की विसंगति की ओर चिन्हित करते हुए कहते हैं एक जगह कि लगभग आधी सदी तक यह कहानी सर्वोच्च शिखर पर रही, तो इसका एकमात्र कारण यही था कि इसे चुनौती देने वाला कोई नहीं था। शोषक ही शोषितों के प्रवक्ता की भूमिका में थे। इनकी बात आज भी सच साबित हो रही है, क्योंकि हम देखते हैं कि इस कहानी की व्याख्या में दलित आलोचकों और गैर दलित आलोचकों में भिन्नता दिखाई पड़ती है, यानी दो खानों में ये आलोचक बटे हुए हैं। कफन जैसी हिंदी कहानी सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती रही। कफन जैसी कहानी हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती रही, तो उसका कारण सिर्फ यही था कि उसे चुनौती देने वाला सही में कोई नहीं था। शिक्षण संस्थाओं पाठ्यक्रमों में वह इसीलिए सर्वोच्च बनी रही क्योंकि उसे लिखने वाले, उसे सौंपने वाले और उस पर निर्णय लेने वाले वही आलोचक थे जिनका संबंध घीसू माधव की जाति से नहीं था। मोहनदास नेमिशरा एक जगह प्रेमचंद की राजनीतिक मौनता की ओर इशारा करते हुए कह रहे हैं कि या उनका मानना है कि उनके साहित्य में दलित चेतना के सूत्र नहीं है, क्योंकि प्रेमचंद दलित आंदोलन जैसे स्वामी अच्युतानंद हरिहर के आदि हिंदू आंदोलन और डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा किए जा रहे डायरेक्ट एक्शन की कार्रवाई पर, जो कि ऐतिहासिक घटनाएं थी, उस पर मौन साधे रहते। वे कहते हैं कि अंबेडकर के महाड़ आंदोलन के दौरान मनुस्मृति जलाए जाने की घटना पर प्रेमचंद चुप्पी साध लेते हैं। ये सब प्रेमचंद के दलित चेतना का सूत्रधार न होने के पर्याप्त आधार है। इस तरह दलित साहित्यकारों का यह कहना कि गैर दलित साहित्य नहीं लिख सकता, प्रेमचंद की यह कफन कहानी एक मजबूत आधार प्रदान करती है। प्रेमचंद की अन्य कहानियों में भी दलित जीवन की जो मुख्य समस्याएं, जैसे बलात्कार, उनका भूमि छीना जाना, उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाना, उनकी अशिक्षा, उनके प्रतिनिधित्व का न होना, उनके स्वाभिमान को कुचला जाना आदि मुद्दे अनुपस्थित दिखाई पड़ते हैं। प्रसव की समस्या तो कभी दलितों की समस्या रही ही नहीं। आज जो काम अस्पताल में नर्सें करती हैं, वही काम गांव में कुछ चमारिनें किया करती थी। स्वामी अच्युतानंद द्वारा सतवसना का परित्याग, जो उनके आंदोलन का एक मुख्य हिस्सा था, है ना, यह उस ओर इंगित करता है कि चमारिन इस तरह का काम करती थी। घीसू माधव की अकर्मण्यता, विकार और संवेदनहीनता आदि का विस्तार से चित्रण हुआ है, लेकिन उनकी स्थितियों के लिए जो जिम्मेदार आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक कारण है, वो गौर से हो गए।
स्वामी अच्युतानंद द्वारा दलितों को दिया जा रहा दलित धर्म, डॉक्टर अम्बेडकर का धर्मांतरण, डॉक्टर धर्मवीर द्वारा लिखा गया दलित सिविल कानून या उनकी आजीवन धर्म की खोज, ये अनायास नहीं है। कफन कहानी से तो प्रेमचंद की जो सर्वहारा वाली छवि है वह भी खंडित हो रही है। डॉक्टर धर्मवीर ने एक शोध किया है जो एक अहम कोण की ओर उजागर करता है, जब वो कहते हैं कि बुधिया के पेट में जमींदार का बच्चा था, इसलिए उसे मर जाने देना चाहते हैं। देखा जाए तो यह तथ्य कहानी में सीधे सीधे नहीं आया है, लेकिन समाज के दबे पहलुओं की ओर इशारा जरूर करता है। हम सब जानते हैं कि दलितों के दलन की जो समस्या है वह सिर्फ आर्थिक या नैतिक नहीं है, इसका एक ऐतिहासिक आधार रहा है, इसके अन्याय का एक ऐतिहासिक आधार है। यद्यपि डॉक्टर धर्मवीर की इस स्थापना से कुछ दलित महिलाएं, दलित लेखिकाएं असहमत हैं, उन्होंने आपत्तियां दर्ज की। प्रेमचंद की यह कफन कहानी बड़े सामाजिक सवालों को उठाती है और किसी समाधान को भी नहीं प्रस्तुत करती है, बल्कि हताशा का संदेश दिखाई देता है यहाँ। इसीलिए राजेंद्र यादव कहते हैं कि मगर सवाल तो उठा ही सकता हूं कि अगर घीसू और माधव अपनी कहानी खुद लिखते तो क्या उनके रूप यही होते। मित्रों, यह सवाल साहित्य की वायस यानी मुख्य धारा पर ही प्रश्न चिन्ह है। जब तक खुद दलित अपनी व्यथा स्वयं नहीं लिखेंगे, तब तक उनकी सच्ची संवेदना, उनकी अनगूंज और उनका सामाजिक बोध साहित्य में उतनी गहराई से नहीं आ पाएगा। 20वीं शताब्दी में जैसे जैसे दलित आवाजें प्रखर हुई, प्रेमचंद जैसे लेखकों के लेखन की आलोचनाएं भी तेज हुई। ईश कुमार गंगानिया के शब्दों में कहें तो कफन का संकट यह संदेश देता है कि दलित फिट फॉर नथिंग होते हैं। उनकी मानसिकता जो फिट फॉर नथिंग यानी किसी काम लायक नहीं का ठप्पा लगाती हैं, वह कहानी को एक पक्षी और नकारात्मक बनाती है। कुछ साहित्यकारों ने तो प्रेमचंद के दलित लेखन को रणनीतिक लेखन का हिस्सा माना है। उनका मानना है कि जिस समय कांग्रेस स्वामी अच्युतानंद हरिहर के आर्यधर्मी आंदोलन का विरोध कर रही थी, उसी समय प्रेमचंद दलितों के नायक स्वामी अच्युतानंद हरिहर और बाबू मंगूराम के चरित्र को साहित्य के माध्यम से विकृत कर रहे थे। प्रेमचंद यह भी कहते हैं कि साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मसाल है, तो यदि दलित आलोचक इस साहित्यिक हमले को राजनीतिक हमले से ज्यादा खतरनाक मानते हैं तो यह निराधार नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए भगवान दास भी प्रेमचंद के साहित्य को दलित साहित्य मानने से इनकार करते हैं। उनका कहना है कि प्रेमचंद के अफसाने दलित साहित्य नहीं, दलित लेखकों से प्रभावित साहित्य है। मित्रों, यह सत्य सिद्ध हो चुका है कि अपनी श्रेष्ठता के पीछे छिपी जातिगत पक्षधरता ने वर्षों तक शोषितों की असली समस्याओं को साहित्य से बाहर रखा है। वही इस कहानी में भी दिखाई देता है। साहित्य सिर्फ मनोरंजन की ही वस्तु नहीं होती है, बल्कि मानवता के विमर्श का और सामाजिक उत्थान का साधन भी होता है। प्रेमचंद महान साहित्यकार थे और रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई शंका नहीं। लेकिन उनके दलित चित्रण की सीमाएं भी अनुकूल आलोचना की मांग करती हैं, जिससे हम अपने साहित्य और समाज को ज्यादा ईमानदारी से देख सकते हैं। जैसा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने कहा, ये कि हजारों साल की व्यवस्था ने दलितों को दीनहीन बनाया है। तो जब तक इस सच्चाई को स्वीकार नहीं किया जाता, तब तक वह बोध साहित्य में नहीं आ सकता और बदलाव भी अधूरा रहेगा। हमें अपने साहित्य को उसके
स्वर और पूर्वाग्रहों को बार बार टटोलना चाहिए। जो छूट गया उसे जोड़ना हम सबका साझा दायित्व है। दलित जीवन को केंद्र में रखकर जब स्वयं दलित अपनी कथाएं लिखते हैं, तब कहीं जाकर असली संवेदना, उनका असली संघर्ष, उनकी वास्तविक आकांक्षा साहित्य में जीवित होती है। आज भी कफन, सदगति, ठाकुर का कुआं, मंदिर आदि रचनाएं हमारे पाठ्यक्रम में हैं, पढ़ाई जाती हैं। तो उनके पाठ, उनकी आलोचनाएं और उन पर संवाद चल रहे हैं और चलते भी रहने चाहिए, क्योंकि यह अच्छी बात है। यह हमारी सामाजिक पहचान और उसकी चेतना का और विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। हम सब जानते हैं कि मूल्यांकन से जड़ता टूटती है और वहीं से नई राहें भी निकलती हैं। साहित्य का कार्य ही है नए प्रश्न खड़े करना, पुराने जवाबों को चुनौती देना और नए समावेशी समाज की रचना करना। धन्यवाद।